गुड आफ्टरनून बच्चों। कैसे हो आप लोग। तो बच्चों कंटिन्यू करते हैं हमारा ऑफर एंड एक्सेप्टेंस और आज शुरुआत होगी एक एग्जाम्पल के साथ। आप इस एग्जाम्पल को ध्यान से सुनना, समझना और आंसर करने की कोशिश करना। बिल्कुल ध्यान से सारे प्रोविजंस जो अभी तक पढ़े हैं सबको बिल्कुल एक एक करके रिवाइज करना और इस क्वेश्चन का, इस एग्जाम्पल का राइट आंसर करने की कोशिश करना। एक थी बच्चों मिसेज जी। कौन थी? मिसेज जी। इनका पूरा नाम क्या था बाद में बताऊंगा। और इनका नेफ्यू घर छोड़कर भाग गया। नेफ्यू घर छोड़कर भाग गया। नेफ्यू एब्सकॉन्डेड फ्रॉम हाउस। एब्सकॉन्डेड का मतलब भाग गया घर छोड़ के। एब्सकॉन्डेड फ्रॉम हाउस, घर छोड़ के भाग गया जी। अब बहुत प्यार करती हैं अपने नेफ्यू से। इन्होंने तुरंत अपने सबसे वफादार नौकर जिनका नाम था मिस्टर एल और इनको ऑर्डर करा, फटाफट जाओ और मेरे नेफ्यू को जमीन आसमान एक कर देना, बट ढूंढ के लाना। सेंट हर सर्वेंट टू ट्रेस द नेफ्यू, कि जाओ मेरे भांजे को किसी भी तरह ढूंढ कर लाओ, चाहे कुछ भी हो जाए। और मिस्टर एल भी बिल्कुल वफादार जी, अगर नेफ्यू नहीं मिला तो कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा, आपका नेफ्यू लेकर ही आऊंगा। और मिस्टर एल कड़ी मुशक्कत दिन रात एक कर कर नेफ्यू को ढूंढने में लगा है, मिसिंग बॉय को ढूंढने में लगा है। मिसेस जी को पीछे से कोई खबर नहीं मिल रही है, ना ही मिस्टर एल से कोई खबर आ रही है। इन्होंने पीछे से क्या करा, एक रिवॉर्ड भी अनाउंस कर दिया। लो जी, अनाउंस्ड। इन्होंने क्या कर दिया? रिवॉर्ड अनाउंस कर दिया। प्रॉमिस्ड टू पे रिवॉर्ड, कि भैया जो भी मिसिंग नेफ्यू को लेके आएगा उसको क्या दिया जाएगा? रिवॉर्ड दिया जाएगा। रिवॉर्ड ऑफ ₹50, हुएवर फाइंड्स, प्रॉमिस टू पे रिवॉर्ड ऑफ ₹50, हुएवर फाइंड्स हिज मिसिंग नेफ्यू, जो भी उसके खोए हुए भांजे को ढूंढ कर ले आएगा उसे ₹50 का इनाम दिया जाएगा। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ₹50? अरे भाई बहुत पुराना एग्जाम्पल है, तब ₹50 भी हजारों में थे। ये शायद 50,000 की कीमत होगी उस टाइम पे। तो जो भी ढूंढ कर लाएगा उसको ₹50 का इनाम दिया जाएगा। अब मिस्टर एल को कुछ नहीं पता जी, वो तो पहले से ही गया हुआ है नेफ्यू को ढूंढने। उसको नहीं पता कि जी क्या रिवॉर्ड क्या हुआ, नहीं, वो तो दिन रात कड़ी मशक्कत करके नेफ्यू को ढूंढने में लगा है और आखिरकार उसकी मेहनत सफल हुई। फाइंड्स अ नेफ्यू, फाइंड्स द नेफ्यू एंड ब्रिंग बैक एंड ब्रॉट हिम बैक, finds the nephew and brought him back to मिसेस जी। अच्छा, एक चीज नोट करने वाली है कि इसे भैया रिवॉर्ड के बारे में नहीं पता था, विदाउट द नॉलेज ऑफ रिवॉर्ड, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, ये तो अपना मेहनत करने में लगा था। इसको कुछ नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, विदाउट नॉलेज ऑफ रिवॉर्ड। इसे नहीं पता जी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ठीक है जी। तो देखो क्या क्या हुआ है अभी तक जी। नेफ्यू खो गया, अपने एक सबसे वफादार नौकर को नेफ्यू ढूंढने के लिए भेजा गया, कोई जवाब नहीं आया, ना ही मिस्टर एल का कुछ पता चला, तो पीछे से एक रिवॉर्ड का भी अनाउंसमेंट कर दिया। मिस्टर एल जो कि रिवॉर्ड के बारे में बिल्कुल अनअवेयर था, कड़ी मशक्कत के बाद नेफ्यू को ढूंढ कर ले आया। अब जैसे ही नेफ्यू को ढूंढ कर लाके मिसेस जी को सौंपा, मिसेस जी बहुत खुश, बहुत बढ़िया, आपकी एहसानमंद रहूंगी। मिस्टर एल ने कहा जी ये तो मेरा फर्ज था, और अपनी ये बात कहकर चला गया। जैसे ही अपने सर्वेंट्स क्वार्टर में पहुंचा उसे पता चला है रिवॉर्ड रखा गया था ₹50 का। मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो बिना उसके ही इतनी कड़ी मशक्कत मेहनत करने में लगा था। मुझे पता होता तो क्या पता, फिर तो मैं जमीन आसमान ही फाड़ देता। रुको, मैं अभी जाता हूँ मिसेस जी के पास अपना रिवॉर्ड मांगने। और रिवॉर्ड मांगने आया, आस्क्ड फॉर रिवॉर्ड, की मैडम जी मेरा रिवॉर्ड दे दो, मुझे तो पता ही नहीं था आपने रिवॉर्ड भी रख रखा है। अब मिसेस जी कहती हैं कौन सा रिवॉर्ड?
क्या तुम्हें पता था कि रिवॉर्ड रखा हुआ है? नहीं, मुझे तो नहीं पता था। तुम्हें कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, डिनाइड टू पे। तुम्हें कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। मिस्टर एल ने कहा सर मिलेगा कैसे नहीं? मैं कोर्ट में जाऊंगा, फाइल्ड अ सूट और कोर्ट में केस फाइल कर दिया। मैं तो कोर्ट में जाऊंगा, मैं जज साहब से कहूंगा कि जी मेरा रिवॉर्ड मिलना चाहिए मुझे। तो जी नेफ्यू को ले आया, जब रिवॉर्ड के बारे में पता चला तो रिवॉर्ड मांगा। रिवॉर्ड मांगने के बाद जब मना कर दिया गया तो इसने कहा जी मैं तो कोर्ट में मिलूंगा और कोर्ट में इस बारे में बात विवाद करूंगा। तो पहले तो मुझे बताओ इस केस का नाम क्या बनेगा? इस केस का नाम क्या बनेगा? आप सबको पता है जिसने केस फाइल करा उसका नाम पहले, जिसके अगेंस्ट में केस फाइल करा उसका नाम बाद में। मिस्टर एल का पूरा नाम था लालमन शुक्ला। लालमन शुक्ला। और मिसेस जी का पूरा नाम था गौरी दत्त। इंडिया का केस लॉ है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। केस लॉ का नाम क्या है? लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। ये हैं केस के फैक्ट्स, ये हैं पूरे फैक्ट्स ऑफ केस। फटाफट इन फैक्ट्स का आप स्क्रीनशॉट ले लो। फटाफट इन फैक्ट्स का स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार रिवाइज कर लो देखो क्या क्या हुआ है। केस लॉ का नाम है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। ले लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट? पढ़ाऊं आगे? पार्टीज की कंटेंशन पढ़ाऊं? कोर्ट का जजमेंट पढ़ाऊं? चलो जी आगे स्टार्ट करते हैं। अब आते हैं जी कंटेंशन ऑफ पार्टीज। कोर्ट में केस पहुंच चुका है, मिस्टर एल ने कोर्ट में केस डाल दिया है अपने रिवॉर्ड के लिए और दोनों पार्टीज कोर्ट में कटघरे में आमने सामने खड़ी हैं। जज साहब ने गौरी जी से पूछा जी बताओ क्या हुआ? उसने जी पूरी बात बताई कि ऐसी ऐसी बात थी, मेरा भांजा खो गया था, मैंने इनको भेजा, ये आए नहीं 2-3 दिन तक तो मैंने पीछे से एक रिवॉर्ड अनाउंस कर दिया। इनको नहीं पता था रिवॉर्ड के बारे में, पर ये ढूंढ के ले आए 2 दिन बाद मेरे भांजे को और अब कह रहे हैं रिवॉर्ड दो। तो मैंने कहा जी जब आपको पता ही नहीं था तो किस बात का रिवॉर्ड? जज साहब ने कहा मिस्टर एल आप बताओ। उसने कहा जज साहब भले ही रिवॉर्ड के बारे में मुझे नहीं पता था। मिस्टर एल ने क्या कहा? मिस्टर एल contended that Mr. L contended that he had found कि जी मैंने जब नेफ्यू को ढूंढा तब रिवॉर्ड अनाउंस हो चुका था, that he had found the boy after the reward was announced, after the reward was announced। जी मैंने तब बच्चे को ढूंढा था जब रिवॉर्ड ऑलरेडी अनाउंस हो चुका था। क्या फर्क पड़ता है मुझे पता था या नहीं पता था? रिवॉर्ड तो उस टाइम पे चल रहा था ना, उस चीज पर रिवॉर्ड तो एप्लीकेबल था ना। भले ही मुझे इस बारे में नहीं पता था बट रिवॉर्ड तो उस बॉय पर था ना अनाउंस्ड। हेंस हेंस आई शुड गेट द रिवॉर्ड। हेंस हेंस आई एम एंटाइटल्ड फॉर रिवॉर्ड और मुझे ये रिवॉर्ड मिलना चाहिए। अब आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजंस को याद करो और बताओ क्या ये रिवॉर्ड मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। आप पिछली क्लास के प्रोविजंस को रिवाइज करो और मुझे बताओ क्या ये रिवॉर्ड मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। कोर्ट का जजमेंट क्या आना चाहिए, क्या इनको रिवॉर्ड मिले या ना मिले। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? असेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर। ये जो असेंशियल्स के पॉइंट पढ़े थे ना, इनमें से ही एक पॉइंट है जो इसका आंसर बताएगा। ये जितने हमने पॉइंट्स पढ़े थे 7 पॉइंट्स, इनमें से ही एक आंसर है जो इसका सॉल्यूशन बताएगा। बताओ जी ये रिवॉर्ड मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? बताओ।
बताओ जी, ये रिवॉर्ड मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? तो बच्चों कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया देखना। कोर्ट ने कहा एक कॉन्ट्रैक्ट तब बनता है जब उसके अंदर दो बातें पूरी हों, ऑफर और एक्सेप्टेंस। जब पार्टी को ऑफर के बारे में ही नहीं पता था तो उसकी एक्सेप्टेंस को वैलिड कैसे मान लिया जाए? एक प्रोविजन था एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर का, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। जब आपको ऑफर के बारे में नहीं पता था तो आपकी एक्सेप्टेंस को कैसे वैलिड मान लिया जाए? तो जब ऑफर ही नहीं मिली तो एक्सेप्टेंस कैसे वैलिड मान लिया जाए? तो इसका मतलब कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। कोर्ट ने क्या कहा? द कोर्ट हेल्ड दैट, कोर्ट ने कहा द कोर्ट हेल्ड दैट मिस्टर लालमन शुक्ला, मिस्टर हेल had no knowledge, had no knowledge about the offer when he discovered, when he traced the missing boy। जब उसने नेफ्यू को ढूंढा उसको ऑफर के बारे में नहीं पता था, यानी कि देयर इज नो कम्युनिकेशन, there is no communication of offer to him, hence no contract। अगर ऑफर का कम्युनिकेशन ही नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं हुआ, और जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ thus मिस्टर एल इज नॉट एंटाइटल्ड फॉर रिवॉर्ड। अरे भाई जब आपको ऑफर ही नहीं मिली तो कम्युनिकेशन ही नहीं हुआ तो एक्सेप्टेंस कैसे वैलिड मान ली जाए? ठीक है ना, हमेशा याद रखना सर, पहले जानी चाहिए क्या? ऑफर, फिर इधर से आएगी क्या? एक्सेप्टेंस, और जब दोनों की सारी बातें पूरी हो जाएंगी तब ये मिलकर बनाएंगी एक कॉन्ट्रैक्ट। अगर ऑफर नहीं आई तो एक्सेप्टेंस भी नहीं आएगी, वो आएगी भी तो वैलिड नहीं मानी जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि पहले एक्सेप्टेंस आ जाए फिर ऑफर आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। पहले हमेशा फर्स्ट हमेशा ऑफर आएगी और इसके बाद आएगी एक्सेप्टेंस। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। फटाफट इस पूरे कंटेंशन एंड डिसीजन का स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? एक बार केस लॉ फिर से देख लेते हैं। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। लालमन शुक्ला कहता है जी मुझे रिवॉर्ड चाहिए, गौरी दत्त कह रही हैं कि जी आपको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। दोनों ही कोर्ट में पहुंचे हैं तो कोर्ट ने कहा है, जज साहब ने कहा है ऑफर का कम्युनिकेशन नहीं हुआ तो एक्सेप्टेंस भी नहीं मानी जा सकती, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है तो कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त एक्सप्लेन्स द प्रोविजन that offer must be communicated to the offeree to make a valid contract। आज एक और क्वेश्चन भी पढ़ेंगे, एग्जाम के ऊपर आया हुआ बच्चों, 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया था। दिस क्वेश्चन वाज ऑफ 5 मार्क्स, पेपर में ये क्वेश्चन आया था 5 मार्क्स का। क्वेश्चन पढ़ो। मिस्टर ए प्रपोजेस मिस्टर बी
टू परचेज हिज एंड्रॉयड मोबाइल फॉर ₹5,000 की 5,000 रुपए का एंड्रॉयड मोबाइल खरीदोगे मिस्टर बी। और साथ में ये भी कहा कि अगर आपने मुझे कोई रिप्लाई नहीं दिया वीक में, एक हफ्ते के अंदर अंदर, मैं मान लूंगा, इट वुड बी अज्यूम्ड दैट बी एज एक्सेप्टेड द ऑफर स्लैश प्रपोजल। डिसाइड द वैलिडिटी ऑफ एग्रीमेंट। आपको ये बताना है कि क्या ये एग्रीमेंट वैलिड है या नहीं है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, आपको 5 मार्क्स के ऊपर ये क्वेश्चन का आंसर करना है। फटाफट सोचो और बताओ कि क्या ये ऑफर, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या नहीं है। अगेन प्रोविजंस को रिवाइज करो जो भी अभी तक ऑफर के पढ़े हैं, और इस क्वेश्चन का आंसर करो। देखो क्या हमने ऐसा कोई प्रोविजन पढ़ा है या नहीं पढ़ा। जल्दी बताओ, ऐसा कोई प्रोविजन पढ़ा है या नहीं पढ़ा। प्रोविजन है क्या, ए ने बी को एक ऑफर दी है। ए कौन हो गया, ऑफरर। बी कौन हो गया, ऑफरी। एक ऑफर दी है। ऑफर क्या है, मोबाइल बेचेगा, एंड्रॉयड मोबाइल बेचेगा। कितने रुपए का, 5,000 रुपए का। और ऑफर के साथ एक बात भी बोली है, अगर मुझे कोई रिप्लाई नहीं मिला, इफ नो रिप्लाई विद इन अ वीक, इफ नो रिप्लाई विद इन अ वीक, आई विल कंसिडर इट, आई विल कंसिडर इट एज एक्सेप्टेड। मैं इसको एक्सेप्टेंस मान लूंगा। क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, वैलिड एग्रीमेंट है या नहीं है। एक बार अगेन असेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर के सारे पॉइंट्स पढ़ लो और देखो क्या इनमें से कोई मिलता जुलता पॉइंट है। सारे पॉइंट से पढ़ लो, क्या इनमें से कोई मिलता जुलता पॉइंट है। यस सर, मिलता जुलता पॉइंट है। क्या एग्जाम्पल भी सेम बताया हुआ है आपने। ये एक वैलिड ऑफर नहीं है। आंसर देखो, ये एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो है। वॉइड एब इनिशियो मतलब वॉइड फ्रॉम बिगनिंग, शुरू से ही वॉइड है जी, शुरू से ही वॉइड है। कॉन्ट्रैक्ट की तो सर आप बात ही मत करो, शुरू से ही वॉइड है, कॉन्ट्रैक्ट तो बना ही नहीं। क्यों, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए एक वैलिड ऑफर और एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, और एक ऑफर में an offer that contains a term the non-compliance of which will leads to an acceptance is not a valid offer। एक ऐसी ऑफर जिसमें कोई ऐसी टर्म डाल दी जाए जिसके नॉन कंप्लायंस मतलब डिसऑबे करने पर एक्सेप्टेंस मान ली जाएगी, ऐसी ऑफर में टर्म डाली नहीं जा सकती, वो एक वैलिड ऑफर नहीं हो सकती। और गिवन केस में ए ने कहा है कि अगर एक्सेप्टेंस नहीं दी विद इन अ वीक तो मैं एक्सेप्टेंस मान लूंगा, मान लूंगा। अगर एक्सेप्टेंस नहीं दी हफ्ते में तो मैं मान लूंगा एक्सेप्टेंस। ये टर्म ऐड करना अलाउड नहीं है, ये वैलिड ऑफर ही नहीं है। जब वैलिड ऑफर ही नहीं है तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, ये वॉइड एब इनिशियो है, स्टार्टिंग से ही वॉइड है। सर आपने ये कहां पढ़ाया है, एग्जाम्पल भी सेम दिया है। मैं भूल ही गया था कि मैंने तो एग्जाम्पल भी सेम दिया है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। सर एक ऑफर में ऐसी कोई टर्म हो ही नहीं सकती जिसके नॉन कंप्लायंस होने पर एक्सेप्टेंस मान ली जाए, ऐसी कोई टर्म ऐड करी नहीं जा सकती है। तो ये 2 बातें आज हमें इस चैप्टर के लिए पढ़नी थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट थी एग्जाम के नजरिए से। आज की क्लास एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चंस, इसी टाइप के कॉन्सेप्ट्स को आंसर करना पड़ता है बच्चों। तो बहुत ही ध्यान से इस क्लास को फिर से एक बार देख लेना, सब कुछ नोट डाउन कर लेना। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।